आपका वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो। अगर आप वो फेक बना के लगाएंगे एनओसी, आपका केस रिजेक्ट होता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकें अपने आगे फ्यूचर लाइफ में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आपका आज का दिन अच्छा ही गुजारा होगा जैसे कि आपके सारे दिन हमेशा से गुजरते आ रहे हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट और एनओसी क्यों रिक्वायर्ड होती है कनाडा या कोई और कंट्री जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ये दो चीज़ें हैं। सो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं ताकि आपको वीडियो समझ आए। वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक ताकि आपको वीडियो का पॉइंट समझ आए और आप उसको इस्तेमाल कर सकें अपने आगे फ्यूचर लाइफ में। सो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम पता चल सके। सो गाइस, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। 3 महीने की या 6 महीने की वो क्यों रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तो डिमांड जो एम्बेसीज वाले करते हैं वो मिनिमम 3 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें सो एंड सो अमाउंट आपका होना चाहिए। मतलब एक कैटेगरी के हिसाब से अमाउंट होना चाहिए जो जो रिक्वायरमेंट आपकी वीज़ा के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा के लिए कर रहे हैं तो आपका $150 पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट में होने चाहिए और आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं वो आप उसको मल्टीप्लाई बाय ऑन डेज कर सकते हैं। आप उन दिनों पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपकी रकम एक आपके पास सामने आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब दिमाग में ये नहीं रखें कि आपके पास वही एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए। आप अगर अमाउंट ज़्यादा दिखाएंगे, ज़्यादा से कहने से मुराद है मेरी कि ज़्यादा इतना ज़्यादा मत दिखा दें कि वो लिमिट से ही बाहर हो जाए आपकी, और आप जो विजिट वीज़ा की जो कॉस्ट है और वो सब मिला के भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो लिमिट आपकी एक हैंडसम लिमिट होनी चाहिए। अमाउंट आपका एक हैंडसम होना चाहिए जो आपके प्रोफाइल को और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट का क्राइटेरिया है उसको मैच कर सके। सो रीज़न इज़ दैट कि आप वो क्यों शो ऑफ कराते हैं विजिट वीज़ा पे अपनी स्टेटमेंट के आप उस विजिट के ऊपर एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप वहाँ जाने के बाद अपना खर्चा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जो सवाल का जवाब होता है ये वहाँ से निकलता है और उसमें से आपको पता चलता है। तो उसके बाद आपके पास रह जाता है एनओसी। एनओसी में आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, एनओसी में आपको ये कंफर्म करना पड़ता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर ने आपको एनओसी प्रोवाइड की है या नहीं की है, और आप कितने अरसे से वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपकी कितनी सैलरी है, वो सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉयर लिख के देता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के देगा तो अगर आप वो फेक बना के लगाएंगे एनओसी तो आपका केस रिजेक्ट होता है 100%। क्योंकि अगर जहां पर उनको डाउट होता है वो एनओसीज के ऊपर चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो आपका वहाँ केस रिजेक्ट हो जाता है और आपका केस ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ये दो चीज़ें बहुत मेंटेन करनी पड़ती हैं, बहुत अच्छे से रखनी पड़ती हैं। नंबर 1, बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ्स की होनी चाहिए आपके पास। बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए और एनओसी होना चाहिए जो आपको आपका एम्प्लॉयर इशू करेगा। आप दुबई में हैं या आप किसी भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, जहां पर भी हैं आप, जहां पर नौकरी करते हैं वो अपनी कंपनी लेटर हेड के ऊपर आपको एनओसी बना के दे देगा। सो ये सारी चीज़ें आपके पास गैदर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपकी सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हों एक दूसरे के साथ और आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होगा। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।